सो नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड बनती कैसे है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें पता नहीं होता है वोकल कॉर्ड। इस डायग्राम को वापस से यूज करेंगे हम। इसको कर लेते हैं कॉपी। हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कोनस इलास्टिकस। ये ऐसे कोनस इलास्टिकस है, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। इसका अपर थिकन पार्ट जो होता है वो क्रिकोवोकल लिगामेंट बनाता है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड में एक मतलब यहाँ पे हम बनाते हैं एरिटिनॉइड। ठीक है, तो एक ही कोई दिखाते हैं, चलो दोनों को दिखा लेते हैं। ये एरिटिनॉइड, एरिटिनॉइड से वोकल लिगामेंट जा रहे हैं और फिर ये आगे अटैच हो रहे हैं। मैंने बताया था थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम ये पार्ट जो होता है, दिस पार्ट इज नॉट वोकल कॉर्ड, दिस इज क्रिको वोकल लिगामेंट या वोकल लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और वोकल कॉर्ड अगर आपको बोलना है तो ये वोकल प्रोसेस भी इंक्लूड होता है। दिस इज नाउ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो आपको समझ आया क्या कि वोकल कॉर्ड एक्चुअली में क्या होता है। ये आपका एडिटोनाइडस का वोकल प्रोसेस है। ये ऐसे जहाँ मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है, खोल के मतलब मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो ये आपका ये वोकल प्रोसेस होता है एडिटोनाइड का। यहाँ से क्रीको वोकल लिगामेंट बनता है और फिर ये बनता है, दैट इज इस पूरे को हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। दिस होल इज नोन एज वोकल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है दैट इज वन थर्ड एंड दिस इज टू थर्ड पार्ट। ठीक है, तो टू थर्ड वोकल कॉर्ड का टू थर्ड क्या बनाता है, क्रिको वोकल लिगामेंट या वोकल लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं। और जो वन थर्ड होता है दैट इज जिसको हम जो कि होता है वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटिनॉइड हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो वाइब्रेट करता है ना, जो वाइब्रेट करता है दैट इज दी ये क्रिकोवोकल लिगामेंट का मिडल पार्ट। सबसे ज्यादा जो वाइब्रेट करता है वो होता है क्रिकोवोकल लिगामेंट का मिडल पार्ट। क्रिकोवोकल लिगामेंट बोला मैंने, वोकल कॉर्ड नहीं बोला। दैट इज ये भी इधर से 1/3 होगा, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ठीक है, तो चांसेस ऑफ इंजरी, वोकल कॉर्ड नोड्यूल और वोकल कॉर्ड पॉलिप। वोकल कॉर्ड पॉलिप कहाँ पे होंगे, जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो सबसे ज्यादा वाइब्रेट मिडल पार्ट करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ वोकल कॉर्ड नोड्यूल पॉलिप कहाँ पे होते हैं, एट द मिडल ऑफ क्रिको वोकल लिगामेंट, नॉट वोकल कॉर्ड। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, इट्स क्रिको वोकल लिगामेंट, इट्स नॉट वोकल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, वोकल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देख, मतलब वोकल कॉर्ड को जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हमें लेरिंगोस्कोपी से दिखता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे अंदर होता है दैट इज क्रिको सॉरी वोकैलिस मसल। दिस इज वोकैलिस मसल, देखेंगे अभी आगे वोकैलिस मसल। और यहाँ होती है, दिस इज आपका क्रिकोवोकल लिगामेंट, क्रिकोवोकल लिगामेंट जो कि अपर थिकन पार्ट होता है ऑफ द कोनस इलास्टिकस। और फिर जो ये स्पेस बचा होता है इसको हम बोलते हैं हम रिंकीज स्पेस, जिसमें कि रिंकीज इडीमा होता है। ठीक है, दिस इज रिंकीज स्पेस, दिस इज रिंकीज स्पेस जिसमें कि क्या होता है, रिंकीज इडीमा। क्या हम ये बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड की डेफिनेशन, इट इज द अपर थिकेंड एंड ऑफ क्रिको वोकल मेम्ब्रेन। ठीक है, it is the upper thickened end of cricovocal membrane covered with stratified squamous epithelium। और अपर थिकेंड एंड ऑफ क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन को हम क्रिकोवोकल लिगामेंट या वोकल लिगामेंट भी बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। हम मतलब वोकल कॉर्ड एक्चुअली में एरिटिनॉइड के वोकल प्रोसेस को भी इंक्लूड करता है। अब हम थोड़े फैक्चुअल चीज पढ़ेंगे, दैट इज फीमेल
मेल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ होती है। तो फीमेल में हमें पता है हाई पिच वॉइस होती है। हाई पिच वॉइस होने के लिए जो लेंथ होनी चाहिए ये कम होनी चाहिए, 16 टू 17 सेंटीमीटर, तभी तो टेंस रहेगी वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड टेंस रहेगी तभी हाई पिच साउंड रहेगी। और इसमें हमेशा याद रखो कि फीमेल टू मेल में 10 का अंतर रहेगा, और जो मेल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मेल्स में ज़्यादा ही रहेगी। तो ये 26 टू 27 सॉरी एम एम। ठीक है, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। फिर उसके बाद आता है लेंथ ऑफ लेरिंग्स, लेरिंजियल लेंथ, एपी। लेरिंग्स की जो लेंथ है एंटेरो पोस्टीरियर वो कितनी है, जो फीमेल्स है उसमें 26 टू 27, लेकिन मेल्स में कितनी है 36 टू 37, सेम। 10-10 बढ़ा दो। ठीक है, फिर लास्ट चीज है दैट इज हाइट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स हाइट वो भी सेम है, दैट इज फीमेल्स में कितनी है वो 36 mm, और मेल्स में कितनी है दैट इज 46 mm। तो 10-10 का डिफरेंस आता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज और इसमें है कि व्हाट इज ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड दो होते हैं, मीडियन एंड लेटरल। मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये टंग है, टंग का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, तो ये आपको एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक, ग्लॉसो मीन टंग, एपिग्लॉटिस तो टंग से एपिग्लॉटिस तक। तो दिस इज लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, दिस इज मीडियन मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, एंड दिस इज पैलेटो पैलेटो फेरिन पैलेटो ग्लॉसस, सॉरी पैलेटो, हाँ ग्लॉसस, and this is palatopharyngeal fold, palatopharyngeal fold. This is nothing but palatoglossus is anterior pillar of palatine tonsil and palatopharyngeus is posterior pillar of palatine tonsil. तो lingual tonsil ये आपको बीच में स्पेस दिख रहा होगा। मीडियन मीडियन क्या बोलते हैं, सॉरी मीडियल ग्लोसोएपिग्लोटिक फोल्ड एंड लेटरल ग्लोसोएपिग्लोटिक फोल्ड के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज वेलिकुला, वेलिकुला। और इस वेलिकुला में ही लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। नाउ वी विल सी द मसल्स ऑफ लैरिंग्स, मसल्स ऑफ लैरिंग्स। तो मसल्स देखने से पहले हम एरिटेनॉइड को ही वापस से देखते हैं। एरिटेनॉइड को हमने बोला था ये, तो एरिटेनॉइड का ये एपेक्स होता है, ये वोकल प्रोसेस होता है, एंड दिस इज मस्कुलर प्रोसेस। Why muscular process? Because it provides the attachment to the muscles. तो अभी ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज ही मूव मेनली मूव करता है। तो मसल्स ऑफ लेरिंग्स में जैसे आप नाम पे ध्यान देना, जैसे क्रिको एरिटिनॉइड। तो क्रिको एरिटिनॉइड मीन्स फर्स्ट पार्ट विल बी फिक्स्ड, क्रिकॉइड विल बी फिक्स्ड, मूव कौन करेगा एरिटिनॉइड, एरिटिनॉइड मूव करेगा, क्रिकॉइड विल बी फिक्स। तो क्रिको एरिटिनॉइड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एरिटिनॉइड मूव करेगा। ठीक है सब। तो ये सब मसल्स में आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो कभी मूव नहीं करता है, जो सेकंड होता है वो मूव करता है। तो मसल्स ऑफ लैरिंग्स को हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। पहला कैटेगरी होगा जो कि इनलेट को ओपन करती है या क्लोज करती है, विच ओपन स्लैश क्लोज दी इनलेट। मैंने आपको बताया था इनलेट कौन कौन बनाता है। तो सेकंड होता है दैट इज जो कि एबडक्शन एडक्शन करती हैं, एबडक्शन एंड एडक्शन। एंड थर्ड इज टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जो ये कॉज करती हैं। अब देखेंगे वो मसल्स जो ओपन एंड क्लोज करते हैं इनलेट को। तो बेसिकली इनलेट हमें पता है एपिग्लॉटिस से बनता है, टू एरिटेनॉइड्स से बनता है, एरी एपिग्लेटिक फोल्ड से बनता है, और इंटर एरिटेनॉइड मिकोसा से बनता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे मेनली किसकी बात करेंगे, एपिग्लॉटिस की बात करेंगे। तो अगर एपिग्लॉटिस आगे की तरफ मूव होगा, एंटीरियरली मूव होगा, तो इनलेट बढ़ेगा। इसमें देखते हैं फोटो में, ये फोटो, हाँ तो अगर इसमें हम देखते हैं, अगर ये एपिग्लॉटिस है, अगर ये एंटीरियरली मूव होगा, ये इनलेट है।
तो ऑब्वियसली इनलेट बढ़ेगा, लेकिन अगर ये पोस्टीरियरली मूव होगा तो इनलेट का स्पेस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो मसल्स होती हैं, ये जो मसल है, दिस इज इंटर एरिटिनॉइड। इंटर एरिटिनॉइड, और इंटर एरिटिनॉइड में दो आती हैं, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड एंड ऑब्लिक। तो ये ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड है, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, एंड दिस इज ऑब्लिक एरिटिनॉइड, ऑब्लिक एरिटिनॉइड। ठीक है, और ऑब्लिक एरिटिनॉइड का ही ऊपर जो एक्सटेंशंस होते हैं, इस इन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, या मतलब ये पीछे यहाँ पे एरिटिनॉइड होगा कहीं पे, ये पीछे एरिटिनॉइड होगा, एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस होंगे, और ये आपका एपिग्लॉटिस है। जो ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल का एक्सटेंशन होता है उसको बोलते हैं एरिटिनॉइड, एरी एपिग्लॉटिकस, एरी एपिग्लॉटिकस। ठीक है, अब ये एरी एपिग्लॉटिकस होती है जो कि एरिटिनॉइड से एपिग्लॉटिस तक जाती है। तो अगर आप इसको ऐसे सोचो, एरी एपिग्लॉटिकस मींस एरिटिनॉइड इज फिक्स्ड, एपिग्लॉटिस विल मूव, एंड जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एपिग्लॉटिस अंदर की तरफ आएगा, दैट इज पोस्टीरियरली आएगा एपिग्लॉटिस, तो इनलेट छोटा हो जाएगा, दैट इज इट क्लोजेस द इनलेट। तो एरी एपिग्लॉटिस ग्लॉटिकस होती है विच क्लोजेस द इनलेट, क्लोजेस इनलेट। ठीक है, और ये किसका एक्सटेंशन होती है, मैंने बताया आपको, ऑब्लिक एरिटिनॉइड का एक्सटेंशन होती है। और एक और मसल होती है यहाँ पे, दिस मसल इज थायरो एपिग्लॉटिकस, मतलब थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिस तक। तो थायराइड मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, एपिग्लॉटिस करेगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो एंटीरियरली खींचेगी, थायराइड की तरफ खींचेगी एपिग्लॉटिस को। तो जो थायरो एपिग्लॉटिकस है, थायरो एपिग्लॉटिकस विल ओपन द इनलेट, ओपन द इनलेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगली चीज हम देखते हैं कि अगर ये ऑब्लिक ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड है, तो ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड आप सोचो, ये दो एरिटिनॉइड है, उन दोनों के बीच में मसल है, जब ये कांटेक्ट करेगी तो एरिटिनॉइड को पास लाएगी, तो इट विल कॉज एडक्शन, तो इट इज कॉज एडक्शन। तो यहाँ पे कुछ मसल्स होगी जो एबडक्शन कराएंगी, कुछ एडक्शन कराएंगी। ठीक है, तो एडक्शन कौन कौन कराएगी, सबसे पहले हमने देखा ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, या आप इंटर एरिटिनॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही मसल्स आपको एरिथिनॉइड के पास रखेंगे, ना तो ट्रांसवर्स एरिथिनॉइड लिख देंगे यहाँ पे। एंड दूसरी मसल जो एडक्शन कराएगी, एडक्शन ये कराएगी, क्या बोलते हैं आपको, ये एक और मसल होती है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, दिस मसल इज लेटरल क्रिको क्रिको एरिटिनॉइड, दिस इज पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड। मीन्स क्रिकॉइड फिक्स्ड है, एरिटिनॉइड मूव होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड को। तो ये देखो, अगर एरिटिनॉइड ऐसे है, दिस इज मस्कुलर प्रोसेस, दिस इज दिस, ये एंड दिस। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड है वो मस्कुलर प्रोसेस से अटैच्ड है और क्रिकॉइड के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच्ड है, मस्कुलर प्रोसेस से अटैच्ड है और क्रिकॉइड के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच्ड है। तो जब ये कॉन्टैक्ट करेगी तो ये मस्कुलर प्रोसेस को बाहर खींचेगी, मस्कुलर प्रोसेस को बाहर खींचेगी, जिसकी वजह से एबडक्शन होगा। तो एबडक्शन इज कॉज्ड बाय पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो ये और किससे अटैच्ड है, लेटरल साइड, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड। तो जब ये बाहर चले जाएंगे तो ये इनको अपनी तरफ खींचने के लिए, अंदर खींचने के लिए वापस से लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड एक्ट करेगी। तो एडक्शन कौन करेगी, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड क्या करेगी, और पोस्ट पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड क्या करेगी, क्योंकि एरिटिनॉइड कार्टिलेज बाहर जाएगा तो पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड उसको एबडक्ट करेगी, और एक ही एबडक्टर होती है हमारे पूरे लैरिंग्स में, ओनली एबडक्टर इज पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड।
ठीक है, ओनली एबडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये डायग्राम होता है, ये दिस इज आपका थायराइड कार्टिलेज, दिस इज एरिटिनॉइड, दिस इज एरिटिनॉइड एंड दिस इज vocal cord। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। और नॉर्मल केसेस में ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ रीमा ग्लोटाइडिस। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज इंटर कार्टिलेजिनियस पार्ट। ठीक है, अब मान लो ये जो एरिटिनॉइड है, इसको पोस्ट क्रिको एरिटिनॉइड मसल ने बाहर की तरफ खींचा। तो जब इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये कैसे बन जाएंगे? तो ये सॉरी, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, एंड वोकल कॉर्ड विल बी लाइक दिस, मीन्स जब इसका एबडक्शन हुआ, इन एबडक्शन हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी इंक्रीज हुआ एंड इंटर कार्टिलेजिनस स्पेस भी इंक्रीज हुआ, दोनों स्पेस इंक्रीज हुए। ठीक है, अब जब ये बाहर आ गई तो इसको अंदर लाएंगे। तो ये चीज जब अंदर आएगी, तो अंदर आने के बाद इसको देखना ध्यान से, तो अंदर आ गई दोनों। तो एक चीज देखिए आपने, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस डिक्रीजेस बट इंटर एरिटिनॉइड स्पेस रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ जो हवा होगी वो इंटर एरिटिनॉइड स्पेस से बाहर निकलेगी, और जो ये हवा बाहर निकलेगी इसको हम विस्परिंग बोलते हैं। विस्परिंग, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये विस्परिंग, तो ये हवा कहाँ से आ रही है? इंटर एरिटिनॉइड स्पेस से आ रही है, तो इसलिए। और ये होगी का भी एडक्शन में होगी, एडक्शन कराता कौन है? दैट इज लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, अगर मेन एडक्टर बोले तो इसलिए लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड also known as whispering मसल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं एक और मसल पे, पहले उसको समझते हैं, क्रिकोथायराइड। क्रिकोथायराइड मींस क्रिकॉइड से थायराइड तक जाएगी, क्रिकॉइड मूव नहीं करेगा, थायराइड मूव करेगा। तो अब मैं बनाता हूँ कि मान लो दिस इज थायराइड कार्टिलेज, हम साइड से देख रहे हैं, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड से थायराइड तक जा रही है। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो थायराइड एंटीरियरली मूव करेगा, थायराइड विल मूव लाइक दिस, और अब वो ऐसे आ जाएगा। तो जब थायराइड आगे मूव करेगा तो आप सोचो, उसका जो वोकल कॉर्ड का अटैचमेंट है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड, वो भी आगे जाएगा। तो आगे तब कब जाएगा? जब वो एरिटिनॉइड्स पास आएंगे और वोकल कॉर्ड पास आएगी, तभी वो आगे जा सकती है, वरना दूर वोकल कॉर्ड आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी ना। अब खुद सोचो कि जब दो चीज मतलब स्ट्रेच होने के लिए उन दो चीज का पास आना जरूरी है। अगर लेंथ सेम है, या तो आप लेंथ चेंज कर दो, पर लेंथ चेंज नहीं कर सकते, तो उसका पास आना जरूरी है, ताकि वो स्ट्रेच हो सके। तो इसलिए जो एक और मसल है जो एडक्शन करती है, दैट इज क्रीको थायराइड। लेकिन जो मेन एडक्टर आपसे पूछता है तो वो लेटरल क्रीको एरिटेनॉइड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंशन एंड रिलैक्सेशन वाली मसल्स। अब क्रीकोएरिटेनॉइड की एक बात और देखो, अब जब ये थायराइड को आगे खींचेगी, तो हमने पढ़ा वोकल कॉर्ड का अटैचमेंट भी आगे खींचेगा। तो वोकल कॉर्ड्स का जब अटैचमेंट आगे खींचेगा तो लेंथ इतनी है तो टेंस होगी। तो टेंशन कौन करेगा? एक टेंशन, और एक कौन करेगा? दैट इज क्रीको एरिटेनॉइड, ओ सॉरी क्रीकोथायराइड।
ठीक है। फिर हम दूसरी मसल एक देखेंगे, दैट इज थायरोएरिटिनॉइड। इसमें इस डायग्राम में अच्छे से दिखेगी, दैट इज थायरोएरिटिनॉइड। ये है थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड से एरिटिनॉइड तक, दैट इज थायरोएरिटिनॉइड। तो अब आप खुद सोचो, तो थायरोएरिटिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एरिटिनॉइड मूव होगा थायराइड की तरफ, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। तो रिलैक्सेशन कौन करता है? रिलैक्सेशन थायरो एरिटिनॉइड। लेकिन थायरोएरिटिनॉइड क्या, अब आप देखो जब ये पास जाएगी तो रिलैक्सेशन करेगी, तो जिसकी वजह से जो होगा एडक्शन भी हो सकता है। जिसकी वजह से जब वो पास आएंगी तो वोकल कॉर्ड्स भी पास आएंगी तो एडक्शन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि थायरोएरिटिनॉइड ऑल्सो इज ऑल्सो ए एडेक्टर। थायरोएरिटिनॉइड भी एक एडेक्टर है। तो हमने टेंसर देखी क्रिकोथायराइड एंड रिलैक्सर देखी, दैट इज थायरोएरिटिनॉइड। पर जो एक क्रिकोथायराइड थायरोएरिटिनॉइड होते हैं, इसके मीडियल फाइबर्स जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये वोकल कॉर्ड है जो ग्रे कलर से है, और इसके लाइट वाले ये जो मीडियल फाइबर्स होते हैं, ये आगे के वन थर्ड में वोकल लिगामेंट, दैट इज क्रिको वोकल लिगामेंट, जो कि वोकल कॉर्ड है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया था वोकल कॉर्ड का, तो इसमें देखा था कि यहाँ पे एक वोकैलिस मसल थी। तो ये वोकैलिस मसल कुछ नहीं है, दैट इज मीडियल फाइबर्स ऑफ थायरोएरिटिनॉइड होते हैं। तो मीडियल फाइबर्स ऑफ थायरोएरिटिनॉइड क्या होते हैं? वोकैलिस मसल। तो ये एंटीरियर वन थर्ड में ये क्या होती है? इट इमर्जेस इट इट जॉइंस विद द वोकल कॉर्ड। और पोस्टीरियर टू थर्ड में इट इज अवे फ्रॉम वोकल कॉर्ड। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एंटीरियर वन थर्ड में तो वो टेंशन करेगी, लेकिन पोस्टीरियर टू थर्ड में वो क्या करेगी? रिलैक्सेशन। तो वोकैलिस मसल जो होगी वो दोनों करेगी, टेंशन एंड रिलैक्सेशन दोनों करेगी। ठीक है, ये मसल्स होती हैं, इनकी मार्किंग करते हैं। दिस इज पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड, क्योंकि ये एरिटिनॉइड है, ये क्रिकॉइड है, पोस्टीरियर साइड आ रही है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड। ये है लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड। दिस इज थायरो एरिटिनॉइड। दिस इज वोकैलिस मसल। ओके, एंड ये दैट इज क्रिको थायराइड मसल, क्योंकि थायराइड को मूव करती है, जो कि हमने देखा थायराइड को बाहर की तरफ मूव करती है और टेंशन कॉज करती है। तो मसल्स ऑफ लेरिंग्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट थे। एबडक्टर्स कौन कराते हैं, एडक्टर्स कौन होते हैं, इनलेट को ओपन कौन करते हैं, इनलेट को क्लोज कौन करते हैं, एंड टेंसर्स कौन होते हैं और रिलैक्सर्स कौन होते हैं। अब नर्व सप्लाई में जो ग्लॉटिस होता है, एक्चुअली ग्लॉटिस अपने आप वो किसी एम्ब्रियोलॉजिकल आर्ट से डेवलप नहीं होता। जो सुप्राग्लॉटिस है, सुप्राग्लॉटिस, एंड दिस इज ग्लॉटिस, एंड दिस इज सबग्लॉटिस। जो सुप्राग्लॉटिस है, इट डेवलप्स फ्रॉम फोर्थ आर्च, एंड सबग्लॉटिस डेवलप फ्रॉम सिक्स्थ आर्च। और जो ग्लॉटिस है, ये इसका कोई आर्च नहीं होता, तो इसकी कोई नर्व सप्लाई, आर्टरी, लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती। ये सब चीज़ें आसपास वालों से उधार लेता है। तो जो इसकी नर्व सप्लाई है वो दोनों से आती है, दैट इज फोर्थ आर्च से और सिक्स्थ आर्च से। अब हम नर्व सप्लाई में देखते हैं। सबसे पहले वेगस की ब्रांच होती है, दैट इज सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है, वो डिवाइड होती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व
एंड एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो क्रिकोथायराइड मसल है, जो क्रिकोथायराइड मसल है जो हमने पढ़ी है, जो थायराइड को आगे खींचती है जिसकी वजह से टेंशन आती है और जो कि एडक्शन कराती है, तो क्रिकोथायराइड एक्सटर्नल मसल है, लेरिंग्स के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसलिए वो इट इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, सप्लाई क्रिकोथायराइड मसल। तो ये मोटर मोटर नर्व है, दिस इज मोटर मोटर। लेकिन जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व है दिस इज सेंसरी, सेंसरी इन सुप्राग्लॉटिक एरिया, सुप्राग्लॉटिक एरिया। इसीलिए अगर मैंने बताया था शुरू में पायरिफॉर्म फोसा के बाहर अंदर जो होती है वो क्लोजली इंटरनल लेरिंजियल नर्व जाती है। अगर वो डैमेज हो गई, अगर आप फिशबोन या वगैरह रिमूव कर रहे हैं, तो इट विल लूज दिस, द सुप्राग्लॉटिक एरिया विल लूज द सेंसरी सप्लाई एंड कफ रिफ्लेक्स चला जाएगा। तो कफ रिफ्लेक्स इज द मेजर प्रिवेंटिव वे टू प्रिवेंट द एक्सपीरेशन। सो एक्सपीरेशन विल नॉट बी प्रिवेंटेड एंड एक्सपीरेशन निमोनिया विल अकर। ठीक है, अब दूसरी नीचे से आती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। इट इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो होती है इट सप्लाइज ऑल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जाती है तो एडक्शन पे इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेन इफेक्ट आपका टेंशन पे आएगा। लेकिन अगर रिकरेंट लेंजियल नर्व जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सारी मसल्स सब चली गई हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो सुप्राग्लॉटिक है, इसकी सेंसिटिव सप्लाई कहाँ से आती है, थोड़ा नीचे, सुप्राग्लॉटिक है, इसकी सेंसिटिव सप्लाई आती है सुपीरियर लेंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच से। सो दैट इज दिस इंटरनल लेंजियल नर्व। जो सब ग्लॉटिस की सप्लाई कहाँ से आती है, दैट इज फ्रॉम रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, सेंसरी सप्लाई। तो जो ग्लॉटिस है उसकी सप्लाई कहाँ से आती है, ग्लॉटिस की सप्लाई दोनों से के एनास्टोमोसिस से आती है, जिसको हम बोलते हैं गैलेंस एनास्टोमोसिस, गैलेंस एनास्टोमोसिस, टोमोसिस, गैलेंस एनास्टोमोसिस, जो कि सप्लाई करता है ग्लॉटिस को सेंसरी सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो टेंथ नर्व है, ये सारी रिकरेंट लेंजियल नर्व और सुपीरियर लेंजियल नर्व ये वेगस नर्व की ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ ऑल आर ब्रांचेज ऑफ वेगस नर्व। सो जब भी हम कोई भी लेरिंग्स की डिजीज होगी, लेरिंग्स डिजीज, तो उसका जो रेफर्ड पेन होगा वो एक्सटर्नल ईयर में होगा, क्योंकि जो वेगस है उसी की एक ब्रांच होती है आर्नोल्ड्स नर्व, जो कि एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करती है। लेकिन अगर ओरोफेरिंक्स की डिजीज है, ओरोफेरिंक्स डिजीज, then the referred pain will be in middle ear because of tympanic plexus which is formed by the lesser petrosal nerve, which is formed by the jacobson nerve which is a continuation of ninth nerve, और tympanic plexus से ही निकलती है lesser petrosal nerve। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ही कभी कभी जब ईयर क्लीनिंग करते हैं, ईयर क्लीनिंग देन वेगस स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से कफिंग होती है, क्योंकि वेगस जो है ये क्या बोलते हैं लेरिंग्स को भी सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसमें लास्ट पार्ट हमारा आता है दैट इज लेरिंगोस्कोपी, लेरिंगोस्कोपी। तो लेरिंगोस्कोपी जो होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, दैट इज इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, फाइबर ऑप्टिक, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी एंड स्ट्रोबोस्कोपी, स्ट्रोबोस्कोपी। तो जो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है, मतलब इनडायरेक्टली देख रहे हैं हम आंखों से, दैट इज वी आर यूजिंग अ मिरर। सो इसमें इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप
लेरिंगोस्कोप मिरर यूज़ करते हैं हम, तो इसमें इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप मिरर यूज़ करते हैं जो कि ऐसा ऐसा बना होता है। एक ये होता है इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप मिरर, लेकिन अगर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर से इसको कंफ्यूज मत करना, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो दिस इज पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर। ठीक है, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा हीट करते हैं मिरर को, क्योंकि जब माउथ में रखेंगे तो मॉइस्ट मॉइस्ट हो सकता है वो, जिसकी वजह से हमें मिरर पे दिखेगा नहीं। तो इस ये और ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो मिकोजा को टच किया तो फिर वहाँ पे पेशेंट को पेन हो सकता है, तो इसलिए इसको ऐसे यूज़ करते हैं। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में हम डायरेक्टली देख सकते हैं। इन डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी वी सी फ्रॉम ओन आई। ठीक है, फाइव एंडोस्कोपी में हम एंडोस्कोपी करते हैं, दैट इज वीएलएस, वीडियो लेरिंगोस्कोपी, जो कि जनरली आजकल ओपीडी में होती है। स्ट्रोबोस्कोपी जो होती है फॉर असेसिंग मूवमेंट्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ओवर वोकल कॉर्ड, ये अलग ही लेवल पे है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम के मूवमेंट्स को यूज़ करने के लिए मतलब ये स्क्वैमस एपिथेलियम के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले हम इनडायरेक्ट के एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे बड़ा है ओपीडी प्रोसीजर होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। और वोकल कॉर्ड मूवमेंट बेटर असिस्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट के जो एडवांटेजेस हैं उसके डायरेक्ट के और इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पेशेंट शुड बी कोऑपरेटिव। दूसरा क्या है, इसके साथ मतलब आप प्रोसीजर नहीं कर सकते कोई दूसरा। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के साथ तो कोई प्रोसीजर भी कर सकते हैं, तो इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। और एंटायर लेंथ नॉट शोन, मतलब ये जो हिडन एरियाज हैं नॉट सीन। ठीक है, अभी देखेंगे हिडन एरियाज कौन कौन से होते हैं। तो जो इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब एडवांटेजेस हैं, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वही इसके एडवांटेजेस हैं, और जो एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, दैट इज इसका वो क्या है कि ये ओपीडी प्रोसीजर नहीं है, इसमें एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस लिखते हैं कि ये ओपीडी प्रोसीजर नहीं है, बेसिक वैसे आज ओपीडी प्रोसीजर नहीं है, एंड एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है, एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है। और इसके इसका क्या बोलते हैं, मूवमेंट नॉट असेस्ड प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके साथ हम प्रोसीजर कर सकते हैं। प्रोसीजर कैन बी डन, हिडन एरिया, हिडन एरिया ऑल्सो सीन। ठीक है, और इसमें एक ये है कि पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में भी कर सकते हैं, कैन बी डन इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स। अब हिडन एरिया ऑफ लेरिंग्स कौन कौन से होते हैं, हिडन एरिया ऑफ लेरिंग्स मतलब जो हमें इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे नहीं दिखते। हिडन एरिया ऑफ लेरिंग्स होते हैं जैसे कि एंटीरियर कमीशन, एंटीरियर कमीशन, क्योंकि होता है क्या है कि मैंने बताया था एपिग्लॉटिस का शुरू का सरफेस कॉन्वेक्स होता है, फिर वो कॉनकेव होता है। एक सेकेंड, इधर, हाँ, ये जो शुरू का सरफेस होता है वो पहले कॉन्वेक्स होता है फिर कॉनकेव होता है। तो इसलिए जो कॉन्वेक्सिटी है ये एंटीरियर कमीशन को ब्लॉक कर देती है और वो दिखता नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है पायरिफॉर्म फोसा, पायरिफॉर्म फोसा। ठीक है, एंड अंडर सरफेस ऑफ वोकल कॉर्ड, एंड आपका लेरिंजियल
सरफेस ऑफ इंफ्राहायोइड एपिग्लोटिस, इंफ्राहायोइड एपिग्लोटिस। आपको याद हो तो एपिग्लोटिस हाइड से अटैच्ड होता है बाय हायो एपिग्लोटिक फोल्ड। तो हायो एपिग्लोटिक फोल्ड के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा हायोइड एपिग्लोटिस। उसके दो सरफेस होते हैं, तो क्या बोलते हैं, लेरिंजियल सरफेस और सरफेस टुवर्ड्स टंग। तो जो लेरिंजियल सरफेस है वो नहीं दिखता है। एपिग्लोटिस, इसका सुप्राहायोइड पार्ट होता है, एक सुप्राहायोइड पार्ट होता है, एक इंफ्राहायोइड पार्ट होता है, इंफ्राहायोइड। और इंफ्राहायोइड पार्ट भी दो में डिवाइडेड होता है, लेरिंजियल लेरिंजियल पार्ट और पार्ट टुवर्ड्स टंग। ठीक है, स्टोवोस्कोप मैंने बताया। अब इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप में दिखेगा क्या? ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में दिखेगा क्या? तो सबसे पहले ये पेशेंट का माउथ है। ठीक है, एज्यूमिंग दिस इज थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, साइड से व्यू है। अब ये एपिग्लोटिस होगा, थायराइड कार्टिलेज है तो ये एपिग्लोटिस होगा। एंड इसका साइड से हमें ऐसे दिख रहा होगा एक एरिटिनॉइड, और एक ऐसे वोकल कॉर्ड जा रही होगी, एक और एरिटिनॉइड होगा, ऐसे वोकल कॉर्ड जा रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत वीकली बना है। अब मान लो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं हम, तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में हमने यहाँ से मिरर डाला, यहाँ से मिरर डाला, और ये मिरर ऐसे है। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में हमें क्या दिखेगा? जो ये चीज दिखेगी, एग्जैक्ट ये चीज दिखेगी। तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? मतलब यहाँ टंग होगी, एक सेकंड, यहाँ टंग होगी, ये टंग है, और ये किस ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड से अटैच्ड होगा। तो आपको ये टंग वाला पार्ट इधर दिखेगा, एपिग्लोटिस इधर दिखेगा, टंग ऊपर से दिखेगी ना। तो आप खुद सोचो, मतलब आप ऐसे अंदर डाल के देख रहे हो, तो फिर टंग वाला पार्ट इधर दिखेगा, एपिग्लोटिस इधर दिखेगा, और इसको हम बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे। ये डायग्राम है, ये टंग दिख रही है। ठीक है, फिर ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, फिर इसके बाद ये एरिटिनॉइड है। ठीक है, फिर ये वोकल कॉर्ड है। ठीक है मैम, ये एरिटिनॉइड्स हैं, ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये एपिग्लॉटिस है, ये वोकल कॉर्ड है, टंग है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम देखेंगे तो इनडायरेक्ट में हमें क्या है? इनडायरेक्ट में हम यहाँ से जा रहे हैं और ऐसे जाके सीधा कैमरे से देख रहे हैं। तो जब हम सीधा कैमरे से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? आप सोचो कि सामने कोई पेशेंट बैठा है, आप सीधा जाके उसके कैमरे से देख रहे हो मुंह के अंदर, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, आप इधर से गए, मिरर नहीं है, मिरर नहीं है तो एपिग्लॉटिस इस साइड दिखेगा। ये आपका एपिग्लॉटिस होगा, एंड ये आपका ऐसे एरिटिनॉइड होंगे दो, इंटर एरिटिनॉइड मिकोसा, दूसरा एरिटिनॉइड, और फिर ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। फिर यहाँ से ऐसे वोकल कॉर्ड दिख रही होगी, एंड ये आसपास का एरिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अपोजिट है। इसमें जो है, इसमें एपिग्लॉटिस इधर दिखता है, इसमें एपिग्लॉटिस इधर दिखता है, और इसमें ये चीज एंटीरियर है, ये चीज पोस्टीरियर है। इसमें ये चीज एंटीरियर है, इसमें ये चीज पोस्टीरियर है। तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में ये डिफरेंस होता है। इसमें आप मिरर डाल के जब देखोगे तो आपको उल्टा दिखता है, लेकिन डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में डायरेक्टली देखते हो तो वो सीधा दिखता है, इसलिए एपिग्लॉटिस इसी साइड दिखता है आपको। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एनाटमी अबाउट लेरिंग्स।